हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आपकी मेंटर शिवानी चक्रवर्ती और यूट्यूब के चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं जो आपके सामने लेक्चर वीडियो लेके आई हूं वो है हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल का लॉ। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट और ये टॉपिक आपको दो सब्जेक्ट्स में, बायो के दो चैप्टर्स में देखने को मिल जाते हैं। एक आपका इवोल्यूशन और एक आपका इनहेरिटेंस बायोलॉजी। इन दोनों में ही आपको ये पढ़ने को मिल जाता है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके कंपटीशन एग्ज़ाम्स में और एकेडमिक एग्ज़ाम्स में भी पूछे जाते हैं। और ज़्यादातर चांसेस यही होते हैं कि आप इस पर्टिकुलर टॉपिक को जो है वो क्विट करके आगे बढ़ जाते हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको ये टॉपिक बहुत ज़्यादा टफ़ लगता है बिकॉज़ ऑफ कि इसमें कुछ फार्मूलाज आ जाते हैं। बहुत लोगों को इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता और बहुत लोगों को ये टॉपिक भी बोरिंग लगता है। तो आज मैं इसीलिए इस टॉपिक पे इस लेक्चर वीडियो को आपके सामने लेके आई हुई हूँ, जो बहुत बड़ा नहीं है, बहुत लार्ज नहीं है। पार्ट 1 मैं इसका लेके आई हूँ आपके सामने और आई होप कि शायद आज का ये क्लास करने के बाद आपको ये टॉपिक बहुत ही ईजी हो जाए और आपको ये टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके कंपटीशन में पूछे आप सॉल्व कर पाओ बहुत ईजिली। उसके जो क्वेश्चंस हैं वो भी मैं पार्ट 2 में बहुत जल्दी लेके आऊँगी। चलिए ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। आज का टॉपिक जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल। कई जगह पे आपको इसका एक और नाम भी सुनने को मिलता है जो कि होता है हार्डी प्रिंसिपल इक्विलिब्रियम। ओके, जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है कि ये पर्टिकुलर जो आपका हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल है, ये दो साइंटिस्ट के नेम पे बेस्ड है। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं आपको ये बताने की कोशिश भी की जा रही है कि ये जो कॉन्सेप्ट है या ये जो प्रिंसिपल या इक्विलिब्रियम है, ये आपके दो साइंटिस्ट द्वारा दिए गए हैं जिनका नाम था हार्डी और विनबर्ग। इन्होंने पर्टिकुलर इसको इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट भी कहा और इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जहाँ हम किसी भी चेंजिंग को कंसीडर नहीं करते हैं। बात समझ में आ रही है? किसी भी चेंजिंग को हम कंसीडर नहीं करते हैं, डैट मीन्स वो हमारा इक्विलिब्रियम को शो करता है। ठीक है, ध्यान से स्टूडेंट्स आप समझने की कोशिश करिएगा। इसके टॉपिक के नाम पे मत जाइएगा जो सुनने में बहुत ख़तरनाक लगता है। जितना ही टफ़ कंटेंट होता है उसका मीनिंग उतना ही इजी होता है, आपको पता ही होगा। वैसा ही कुछ आपको इस क्लास में देखने को मिलने वाला है, तो ध्यान से पढ़िएगा और हो सके तो नोटबुक लेके बैठिएगा। आपको जहाँ पे समझ में आ रहा है, जैसे समझ में आ रहा है, उसको अपने लैंग्वेज में नोट डाउन करिएगा, जिससे आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लेरिफाई हो सकता है। ठीक है, और अगर आपको एक बार में वीडियो ना समझ में आए तो इस वीडियो को पॉज करके आप फिर से भी देख सकते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और भी मैं कहना चाहूँगी कि अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आ रही है तो आप इस वीडियो को आगे कन्वे कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं जो आपके बैचमेट्स हैं, जिनको ये टॉपिक पढ़ना है या जिनको ये टॉपिक नहीं समझ में आया। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। इक्विलिब्रियम का मतलब जैसा कि हमने आपको बता दिया कि हम किसी भी चेंजिंग को कंसीडर अगर नहीं करते हैं तो उसको हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। और हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल हमें यही बताता है कि वो पर्टिकुलर किसी भी पॉपुलेशन में किसी भी चेंजिंग को कंसीडर नहीं करता है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर जो हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट है, ये दो फ्रीक्वेंसी पे बेस्ड है। ठीक है ना, ये दो फ्रीक्वेंसी पे बेस्ड है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे मैंने शॉर्टकट में HWE लिखा है। इसका फुल फॉर्म है हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम। आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसका कॉन्सेप्ट है, इसका फुल फॉर्म है हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम। इसको आप प्रिंसिपल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम ओवरव्यू की बात करें या अकॉर्डिंग टू हम इस प्रिंसिपल की बात करें कि इन दोनों साइंटिस्ट ने इसमें क्या बताया, तो इन दोनों ने हमें यहाँ पे दो फ्रिक्वेंसी के बारे में बताया। जैसा कि आप देख सकते हो, एक आपका हो गया जेनेटिक फ्रीक्वेंसी और एक आपका हो गया एलेलिक फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना, तो डैट मीन्स कि यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा कि हार्डी-विनबर्ग का जो प्रिंसिपल है वो दो फ्रीक्वेंसी पे बेस्ड है। ठीक है, दो फ्रीक्वेंसी पे आधारित है। पहला आपका एलेलिक फ्रीक्वेंसी और दूसरा आपका जेनेटिक फ्रीक्वेंसी। ओके, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। पहला हमने आपको क्या बताया? पहला हमने आपको बताया कि हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल को हम हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। दूसरा हमने बताया कि ये हार्डी-विनबर्ग दो साइंटिस्ट ने ये कॉन्सेप्ट दिया।
तीसरा हमने बताया कि ये कॉन्सेप्ट दो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे बेस्ड है, एक आपका एलेलिक फ्रीक्वेंसी और एक आपका जेनेटिक फ्रीक्वेंसी। ओके, सो चलिए, सो जैसा कि यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू हार्डी-वेनवर्ड इक्विलिब्रियम, जेनेटिक फ्रीक्वेंसी एंड एलेलिक फ्रीक्वेंसी आर जनरेशन टू जनरेशन विल रीमेन कांस्टेंट या एब्सेंट या अनचेंज। इनका मानना ये है कि जनरेशन टू जनरेशन ये जो जेनेटिक फ्रीक्वेंसी होती है या फिर ये जो एलेलिक फ्रीक्वेंसी होती है किसी भी पॉपुलेशन की, ये कांस्टेंट होनी चाहिए, मतलब होगी या फिर एब्सेंट होगी या फिर अनचेंज्ड होगी। ठीक है, ये आपका ओवरव्यू है, ये आपका कॉन्सेप्ट है हार्डी-वेनवर्ड इक्विलिब्रियम का। बात समझ में आ रहा है? ये आपका कॉन्सेप्ट बता रहा है। ओके ओके, सो देखते हैं कुछ कंडीशंस हैं जो इस प्रिंसिपल के लिए बताई जा रही है। यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, अगर किसी को अभी भी समझ में नहीं आया है तो मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पे दे सकती हूँ। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, मान लेते हैं कि ये आपका एक पॉपुलेशन है। ठीक है, इस एरिया, ये जो सर्कल मैंने बनाया ये एक आपका पॉपुलेशन है। ठीक है, तो इस पॉपुलेशन में अगर हम किसी भी इंडिविजुअल को इस पॉपुलेशन के बाहर भी जाना अलाउड नहीं करते हैं और इस पॉपुलेशन में एंट्री करना भी अलाउड नहीं करते हैं, तो डैट मीन्स कि अगर हम ऐसा करते हैं तो उस अंदर के पॉपुलेशन या जनरेशन का जो भी जनरेशन होगा वो कांस्टेंट होगा या अनचेंज होगा। वहाँ की फ्रीक्वेंसी, एलेलिक फ्रीक्वेंसी या जेनेटिक फ्रीक्वेंसी क्या होगी? कांस्टेंट बनी रहेगी। यही है हार्डी-वेनवर्ड प्रिंसिपल या इक्विलिब्रियम, जो कि किसी भी चेंजिंग को कंसीडर नहीं करता, यानी किसी भी चेंजिंग को होने नहीं देता। मतलब ये पर्टिकुलर एक हाइपोथेसिस कंसीडर है, एक कॉन्सेप्ट, एक परिकल्पना है जो साइंटिस्ट ने बनाया कि ऐसा अगर होगा तो क्या होगा। बात समझ में आ रही है? ऐसा अगर होगा तो क्या होगा। ओके, ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रही है चीज़ें। हम आगे बढ़ते हैं। ओके, सो कंडीशंस पे हम बात कर रहे थे। तो कुछ कंडीशंस होती है जो इसको शो करती है, कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस होती है जो इस हार्डी-वेनवर्ड प्रिंसिपल को सेटिस्फाई करती है या वेरीफाई करती है। जैसा कि अब स्क्रीन पे देखने को आपको मिल रहा होगा, कुछ मैंने 7 कंडीशंस यहाँ पे बताए हुए हैं जो आप देख सकते हो स्क्रीन पे। चलिए देखते हैं इन कंडीशंस के बारे में क्या कह रही है ये सारी कंडीशंस। तो जो सबसे पहली कंडीशंस है वो आपकी देखने को मिल रही है लार्ज पॉपुलेशन की। तो पहला सेटिस्फाई यही होता है इक्विलिब्रियम का, हार्डी-वेनवर्ड प्रिंसिपल का, कि जो पॉपुलेशन होना चाहिए वो स्मॉल नहीं होना चाहिए। वो पॉपुलेशन कैसा होना चाहिए? वो पॉपुलेशन लार्ज होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? वहाँ की जो जनसंख्या, जहाँ पे हम इस इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट को सेटिस्फाई करेंगे, वहाँ का जो पॉपुलेशन, वहाँ की जो जनसंख्या होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? लार्ज होनी चाहिए। ठीक है, क्यों होनी चाहिए लार्ज? अब यहाँ पे भी क्वेश्चन आता है कि क्यों लार्ज होनी चाहिए मैम? स्मॉल भी तो हो सकता है। नहीं, स्मॉल नहीं चाहिए, लार्ज होनी चाहिए, क्योंकि लार्ज अगर होगी तभी वहाँ पे जो जेनेटिक ड्रिफ्ट है, ओके, आई होप आप सबको पता होगा जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है। नहीं तो मैं जेनेटिक ड्रिफ्ट का भी वीडियो बहुत जल्दी अपलोड करूँगी, आप उसमें देख लीजिएगा। तो पर्टिकुलर जो जेनेटिक ड्रिफ्ट है किसी भी लार्ज पॉपुलेशन का, वो आपका क्या होता है, उस लार्ज पॉपुलेशन में चेंजिंग नहीं ला सकता। और हमको यही तो चाहिए, हमारा कॉन्सेप्ट तो यही है कि किसी भी चेंज को कंसीडर ना करे, कोई भी चेंजिंग ना हो। ठीक है, और जेनेटिक ड्रिफ्ट जो होता है वो पर्टिकुलर लार्ज पॉपुलेशन में किसी भी चेंजिंग को कंसीडर नहीं कर पाता, कोई भी चेंजिंग नहीं कर पाता, यही वो स्मॉल पॉपुलेशन में कर जाता है। तो हमारा अगर स्मॉल पॉपुलेशन है तो वो सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा हमारे इस प्रिंसिपल को। तो इसीलिए पहला रूल हमारा क्या बन जाता है कि पहला कंडीशन हमारा यही होना चाहिए कि पर्टिकुलर पॉपुलेशन कैसा होना चाहिए? लार्ज होना चाहिए। ठीक है, पर्टिकुलर पॉपुलेशन, पर्टिकुलर जनसंख्या जो है वो लार्ज होनी चाहिए, तभी वो इस प्रिंसिपल को सेटिस्फाई या वेरीफाई कर सकती है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हमारा क्या शो करता है? रैंडम मैटिंग। पर्टिकुलर उस पॉपुलेशन में जो मैटिंग हो वो रैंडम तरीके से नहीं होनी चाहिए। दैट मीन्स कि सेक्सुअल सिलेक्शन नहीं होना चाहिए, मेट सिलेक्शन नहीं होना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो पर्टिकुलर क्या होगा कि पर्टिकुलर जो जीन्स होंगे वो आपके हटने लगेंगे, या बहुत सारे जीन्स को बहुत सारा बेनिफिट हो जाएगा, या बहुत सारे जीन्स जो होंगे वो लॉस में चले जाएंगे। तो इस तरह की चीज़ें भी हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसमें भी आपको चेंजिंग शो हो रही है। तो ये आपका सेकेंड कंडीशंस हो गया जो आपका सेटिस्फाई कर रहा है किसी भी हार्डी-वेनवर्ड प्रिंसिपल को। ओके, थर्ड जो आपका पॉइंट शो करता है वो है नो नेचुरल सिलेक्शन
प्राकृतिक चयन, कोई भी नेचुरल सिलेक्शन नहीं होना चाहिए। अगर नेचुरल सिलेक्शन होगा तो पर्टिकुलर वो पर्टिकुलर एलिल फॉर्मेशन को कम कर देगा, और हमको एलिल की जो पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी है उसको कम नहीं करनी है, हमें कोई चेंजिंग नहीं करना है। तो पर्टिकुलर ये भी आपका जो है तीसरा कंडीशन शो करता है किसी भी हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल को सेटिस्फाई करने के लिए। ओके, आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका हो जाता है नो म्यूटेशन। म्यूटेशन उत्परिवर्तन, सडन इनहेरिटेबल चेंजेस। तो म्यूटेशन भी आप जानते हो कि चेंजिंग लाता है और हमको चेंजिंग नहीं चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आपको देखने को मिल रहा है नो इवोल्यूशन, इवोल्यूशन भी नहीं होना चाहिए। नो एंट्री एग्जिट्स एंड सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग पॉपुलेशन। ये सारी जो कंडीशंस है वो पर्टिकुलर अगर पॉपुलेशन में ये सारी की सारी कंडीशंस अगर शो होती हैं तो हम कहेंगे कि वो पॉपुलेशन हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल या इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट को सेटिस्फाई कर रही है, वेरीफाई कर रही है। बात समझ में आ गया? तो ये आपका कुछ कंडीशंस हो गया जो पर्टिकुलर हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल्स को शो करती है या वेरीफाई करती है। ओके, आई होप आपको समझ में आ रही है सारी चीज़ें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो आगे आप देख सकते हो स्क्रीन पे क्या है, कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से, बहुत आराम से देखिएगा स्टूडेंट्स, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, एक बार समझ में आ जाएगा तो ज़िंदगी भर दिमाग में बना रहेगा, कभी आप नहीं निकाल सकते इस कॉन्सेप्ट्स को। तो ये जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, जैसे जीनोटाइप, जैसे एलील, जैसे डोमिनेंट होमोजाइगस, रिसेसिव होमोजाइगस, ठीक है, और हेट्रोजाइगस कंडीशंस। ठीक है, कुछ यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट्स क्या है, जीनोटाइप का। सो आप में से बहुत लोगों ने क्लास 10th में या 12th में कभी ना कभी जेनेटिक्स पढ़ा होगा, कभी ना कभी मेंडल्स के लॉज, मेंडल्स के नियम ज़रूर पढ़े होंगे, टर्मिनोलॉजी जेनेटिक्स का ज़रूर पढ़ा होगा, जीनोटाइप नाम ज़रूर सुना होगा। जीनोटाइप जो जीन के फॉर्म में होते हैं, ओके, जीन के फॉर्म में होते हैं। आप कह सकते हो ना कि जीनोटाइप होता है ना, वो आपके फिनोटाइप को ही कोड करता है, वो आपके दृश्य रूप लक्षण फिनोटाइप को ही कोड करता है। ठीक है, और हमेशा ना पेयर में होता है। अगर आपको समझना है ना जीनोटाइप जीनोटाइप में अगर आपको एक जीनोटाइप एलील में डिफरेंट जाना है तो जीनोटाइप हमेशा आप देखिए पेयर में होते हैं, जोड़ी में होते हैं। देखिए ए कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए। तो हमेशा आप देखो ये हमेशा क्या होते हैं, ऑलवेज इन पेयर, ऑलवेज इन पेयर। ठीक है, और एलील की बात करें तो ये हमेशा सिंगल अल्फ़ाबेट्स में होते हैं, हमेशा सिंगल अल्फ़ाबेट्स में, हमेशा ध्यान रखिएगा। देखिए कैपिटल ए सिंगल है ना, कॉमा लगा है बीच में, स्मॉल ए सिंगल है, कोई पेयर नहीं है, डैट मीन्स कि ये एलील है। ऐसे आप समझ सकते हैं एलील, ऐसे आप समझ सकते हैं जीनोटाइप। बात समझ में आ रही है? अब आपको समझ में आ गया एलील क्या है, जीनोटाइप क्या है। ठीक है, तीसरा जो कॉन्सेप्ट है वो है आपका डोमिनेंट होमोजाइगस। डोमिनेंट प्रभावी, जिसका प्रभाव हो, जिसका क्या हो, स्ट्रॉन्गनेस हो, मतलब डोमिनेंट। और होमो मतलब आप जानते हो सेम, ठीक है ना, होमो मतलब सेम होता है, हेट्रो मतलब डिफरेंट होता है। ठीक है, सो सेम पर्टिकुलर सेम जीन वाले जो कैरेक्टर्स हैं ये आपको देखने को मिल रहा है, पेयर्स में है बट आपको अल्फ़ाबेट्स यहाँ पे सेम देखने को मिल रहा है, ए और कैपिटल में है, तो ये आपका डोमिनेंट हो गया। ठीक, और यही अल्फ़ाबेट अगर स्मॉल में है, जो रिसेसिव है, जिसका कैरेक्टर शो नहीं हो पाता, वो भी होमोजाइगस शो कर रहा है लेकिन स्मॉल लेटर में है, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया रिसेसिव। इन सब चीज़ों को ध्यान से स्टूडेंट समझिएगा। ठीक है, तो आपको पहला चीज़ मैंने क्या बताया, जीनोटाइप, दूसरा चीज़ हमने क्या बताया, एलील, तीसरा चीज़ क्या बताया, डोमिनेंट, चौथा क्या बताया, रिसेसिव होमोजाइगस, और पांचवा जो है हेट्रो। हेट्रो मतलब डिफरेंट, एक कैपिटल एक स्मॉल है ना, एक कैपिटल एक स्मॉल है। तो ये पर्टिकुलर कुछ 5 कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में होने चाहिए, जीनोटाइप, एलील, डोमिनेंट होमोजाइगस, रिसेसिव होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस कंडीशन। इसी में स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड होते हैं जब क्वेश्चंस इससे पूछा जाता है कंपटीशन में, इसी रिसेसिव होमोजाइगस, डोमिनेंट होमोजाइगस में वो कंफ्यूज्ड रहते हैं हमेशा। ठीक है, तो इसको अगर आप अच्छे से समझ लेंगे तो आप कभी भी कंफ्यूज्ड नहीं हो सकते। ठीक है ना, कभी भी कंफ्यूज्ड नहीं हो सकता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
सो नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे अपने कि यही जो पर्टिकुलर जो मैंने अभी आपको बताया ना पीछे, यही जो ए है, कैपिटल ए या ये जो स्मॉल ए है या कैपिटल ए स्मॉल ए है, डोमिनेंट रिसेसिव और हेट्रोजाइगस जो आप देख रहे हो, इसी को आपका पर्टिकुलर ये इक्विलिब्रियम पी और क्यू के कॉन्सेप्ट में शो करता है। दैट मीन्स कि वो आप ऐसे लिख सकते हो, ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। इस ए को हमारा ये प्रिंसिपल पी के फॉर्म में शो करता है, आप ए को पी लिख सकते हो, ओके। और इस पर्टिकुलर स्मॉल ए को हमारा ये प्रिंसिपल हार्डी-वेनवर्ग का क्यू से डिनोट करता है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान से समझना है, इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे बताया है कि हमारा जो पर्टिकुलर हार्डी-वेनवर्ग प्रिंसिपल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है P प्लस Q, ठीक है ना, P प्लस Q इज इक्वल टू 100। अब आप सोचो मैम यहाँ पे ये क्या है, 100 क्या है मैम, क्या आप बता रहे हो? तो मैं आपको बताने की ये कोशिश कर रही हूँ कि सपोज़ करते हैं कि ये इस सर्कल में ये हमारा पॉपुलेशन है और यहाँ पे टोटल आपके पास कितनी जनसंख्या है, 100, ठीक है, 100 है। तो ये जो टोटल पॉपुलेशन है आपका यहाँ पे कितना है, 100। डैट मीन्स यहाँ पे कुछ लोग P होंगे, कुछ लोग Q होंगे। मान लेते हैं कि P आपका 70 हो गया, Q आपका 30 हो गया। तो टोटल अगर पॉपुलेशन की बात करें तो 70 और 30 को आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे कि नहीं? और 70 और 30 को जब आप ऐड करोगे तो टोटल पॉपुलेशन आपका कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, राइट। तो आप समझ लीजिए ना कि ये P और Q टोटल का पॉपुलेशन कितना है आपके पास, 100। टोटल का पॉपुलेशन कितना है आपके पास, 100। तो इसी चीज़ को आपका इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट बता रहा है, यही कॉन्सेप्ट है कि P प्लस Q इज इक्वल टू 100। अब ये मैंने ब्रैकेट में बगल में लिखा हुआ एलिलिक फ्रीक्वेंसी, मतलब आपको समझना होगा, मैंने अभी आपको क्या बोला, एलिल हमेशा सिंगल फॉर्म में होते हैं ना, और आपको दिख रहा है ना P यहाँ पे सिंगल है, Q हमने यहाँ पे सिंगल है। तो ये कौन सा फ्रीक्वेंसी हो गया, एलिलिक फ्रीक्वेंसी, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि ये जो प्रिंसिपल है ये दो फ्रीक्वेंसी को शो करता है, एक एलिलिक फ्रीक्वेंसी, एक जेनेटिक फ्रीक्वेंसी। तो एलिलिक फ्रीक्वेंसी के लिए इस पर्टिकुलर प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या है, इस पर्टिकुलर प्रिंसिपल का फॉर्मूला है P प्लस Q इज इक्वल टू 1, ओके। P प्लस Q इज इक्वल टू 1, जो कि किसको शो कर रहा है, एलिलिक फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा है, ठीक है, जो किसको शो कर रहा है, एलिलिक फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा है, ठीक है। और अगर यहीं पे इसी चीज़ को आप जेनेटिक फ्रीक्वेंसी में चेंज कर देंगे तो जेनेटिक फ्रीक्वेंसी का हार्डी-वेनवर्ग का प्रिंसिपल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P प्लस Q का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो मैंने ए को P से डिनोट किया, ठीक है ना, स्मॉल ए को Q से डिनोट किया, ठीक है, और बचा हमारे पास कैपिटल ए स्मॉल ए को हमको डिनोट करना है 2PQ से। तो हो गया ना फॉर्मूला, P के जगह पे आप क्या रखेंगे, P के जगह पे आप रखेंगे P, ठीक है, P का स्क्वायर, Q की जगह पे Q का स्क्वायर। तो आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते P प्लस Q का होल स्क्वायर, ठीक है ना। और आपने जूनियर क्लास में इसका मैथ्स में एक फॉर्मूला भी देखा था, क्या फॉर्मूला देखा था आपने, फॉर्मूला क्या देखा था आपने जूनियर क्लास में, यही फॉर्मूला देखा था कि P प्लस Q का होल स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस Q स्क्वायर। तो इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी इसकी क्या हो जाएगी, जेनेटिक फ्रीक्वेंसी 1। तो जब भी आपसे जेनेटिक फ्रीक्वेंसी की बात करें हार्डी-वेनवर्ग प्रिंसिपल में, तो जेनेटिक फ्रीक्वेंसी में आपको ये फॉर्मूला लगाना है P प्लस Q का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टोटल 1 के इक्वल होता है। और जब भी आपसे एलिलिक फ्रीक्वेंसी की बात करें तो सिंगल एलिल की बात कर रहा है तो P प्लस Q का Q टोटल आपका कितना होता है, 1 के इक्वल। तो देखिए कितना इजी कॉन्सेप्ट है। और हम आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको बताऊंगी कि किस तरीके से इसमें न्यूमेरिकल सॉल्व करवाए जाते हैं, जो हम पार्ट 2 पे बात करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। आई होप
आपको ये जो लेक्चर वीडियो है मेरी वो आपको समझ में आ गई हो, और अगर आपको समझ में आ गई हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं एटलीस्ट अपने क्लासमेट्स, अपने फ्रेंड्स, कलीग्स को जो इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा घबराए हुए होते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही। थैंक यू।